आए, बहुत ही अच्छा लगा। आनंदित है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा से जुड़े हैं। सर ने कहा कि मैं शिक्षा से जुड़ा नहीं हूँ, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि सर से जब भी मुलाकात हुई बहुत संक्षिप्त ही सही, लेकिन जैसे सर का व्यवहार हम लोगों के प्रति रहा है, शिक्षकों के प्रति रहा है और विशेष रूप से शिक्षा के प्रति रहा है, वो कहीं से ये नहीं दर्शाता कि सर हम लोगों के बीच के नहीं हैं। और सर हमेशा हम लोगों को ऐसे ही इनकरेज करते रहें, यही तमन्ना है, यही आरजू है। थैंक यू सर। हमारी प्राचार्या कुमारी अर्चना जी, हमारे सारे सहयोगीगण और हमारे सभी प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं जो भी अंधकार में डूबी हुई थी, जब उजाले की एक किरण दुनिया देख नहीं पा रही थी, हम शिक्षा में सूरज बनकर दमक रहे थे। हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ उनसे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं नालंदा का जिक्र करना चाहूँगा। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो एक अलग ही दुनिया में अपने आप को पाता हूँ। वो ऐसी जगह थी जहाँ दसियों हज़ार स्टूडेंट्स और दुनिया के ऐसे ऐसे शिक्षक, आर्यभट्ट जैसे शिक्षक। सोचिए कि ये जो गणित है, इसकी जो शून्य की अवधारणा है, ये उसी नालंदा विश्वविद्यालय से निकली और उसी के का आचार्य ने दी। आज गणित से अगर शून्य को हटा दें तो क्या बचता है? खगोलीय विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान की बात हो, वो सारी चीज़ें एक ऐसी यूनिवर्सिटी ने दी जब पूरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी। पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ आते थे एजुकेशन के लिए, पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ आते थे इस पद्धति को देखने के लिए, धर्म सीखने के लिए, फिलॉसफी को जानने के लिए, विज्ञान सीखने के लिए। आज जो कंप्यूटर है, हम सब जानते हैं कि वो भी 0 और 1 पर ही काम करता है। अगर वो 0 नहीं होता तो शायद आज कंप्यूटर भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद आखिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो हम बिल्कुल ही अपने ही उन इतिहासों को भूल गए? ये नई एजुकेशन पॉलिसी इससे पहले जब 1986 में आई थी, उससे पहले 1968 में आई थी। 3 एजुकेशन पॉलिसी, मेजर एजुकेशन पॉलिसी। ऐसे तो बहुत सारी रिपोर्टें आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी आई हैं। आज अगर हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए चर्चा नहीं कर रहे कि चर्चा करनी है, बल्कि इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ये बहुत ही आवश्यक है। आने वाला वक्त हमें डरा भी रहा है, समझा भी रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है, हमारी ज़रूरतें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि हमें भी अपने इन पुराने एजुकेशन सिस्टम से कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। छोड़कर नहीं बढ़ना है, क्योंकि छोड़ने का नुकसान हम लोगों ने देख लिया। इतने सालों तक आज़ादी के बाद हम लोगों ने हर जगह के सिस्टम्स को अपनाया, पता नहीं कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर वापस इस बात के ताक में लग गए कि हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़ें। तो जड़ों को छोड़ना नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाहर से आने वाली उन ताज़ी हवाओं को, जैसा गांधी जी ने कहा था कि एजुकेशन से मेरा ये कतई तात्पर्य नहीं है कि हम एक घर में बंद रहेंगे, बल्कि हम अपने दरवाजे और अपनी खिड़कियाँ खुली रखेंगे ताकि इस तरह की हवाएं आती रहें जिनसे हमारा घर जो है वो हमेशा खुशबू से महकता रहे। तो एजुकेशन जो बाहर में है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, उससे जोड़ते हुए हम इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। हमारे एक स्टूडेंट अभी कह रहे थे कि मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना विकल्प अब नहीं है। अब वो, अगर आप एक सामान्य नागरिक होते तो ये आपके पास एक विकल्प होता, लेकिन हम सब यहाँ बैठे हैं शिक्षा व्यवस्था के लिए। हम शिक्षक तैयार करते हैं, फिर वो शिक्षक जाकर भविष्य के नागरिक तैयार करते हैं। तो मैं कतई ऐसा नहीं कहूँगा कि आप ऐसे शिक्षक बने जिनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आता हो, क्योंकि आज जब 5G का ज़माना है, आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़माने हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि आज बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके अंदर बल्ब भी मोबाइल से ऑन और ऑफ़ किए जाते हैं, पंखे भी ऑन और ऑफ़ किए जाते हैं और बहुत सारे गैजेट जुड़े हुए हैं। वर्चुअल रियलिटी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो इसमें ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं, इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और उसके लिए एज ए टीचर हमें तैयार होना है। शिक्षक शिक्षा संस्थान क्या कर पाएंगे? शिक्षक शिक्षा संस्थानों का एक ही काम है, वो है शिक्षक को तैयार करना, और शिक्षक का एक काम है, वो है भावी नागरिक को तैयार करना। और यही नागरिक किसी देश को गढ़ते हैं। चाहे वो कोठारी कमीशन कह रहा हो कि हमारे देश का भविष्य हमारी कक्षाओं में पलता है, या NEP 2020 कह रही हो
कि हमारा भविष्य हमारी कक्षाओं के अंदर गढ़ा जा रहा है, लेकिन किनके द्वारा गढ़ा जा रहा है? कौन है? ये शिक्षक हैं। अगर इन शिक्षकों के अंदर कुछ कमी रह जाएगी, आज के दौर में जब एनईपी कह रही है कि हम प्री प्राइमरी एजुकेशन को शामिल करेंगे, तो क्या हमारे शिक्षक इस लायक हैं कि वो प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा सकें? सर चहक मॉड्यूल की बात कर रहे थे। हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स उन बच्चों को तैयार करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए। उनके साथ बहुत सारी मजबूरियां हैं, रहेंगी, लेकिन क्या हम तैयार हैं? हम आंगनवाड़ी सेंटरों से ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे? क्या हमारे स्कूल इसके लिए तैयार हैं कि वो प्री प्राइमरी एजुकेशन को संवार सकें? ऐसे बच्चे जो 3 साल से लेकर 6 साल के हैं, 3 साल से लेकर 8 साल के, जो फाउंडेशनल स्टेज की बात कह रही है एनईपी 2020, कि इन 5 सालों तक हम बच्चों को टेक्स्ट बुक देंगे ही नहीं, अलग अलग विधियों से पढ़ाएंगे, तो क्या सचमुच में हम तैयार हैं? अगर तैयार नहीं है तो क्या ये चुनौती नहीं है? सबसे बड़ी चुनौती इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। दूसरा, टेक्नोलॉजी भी है। अपने आप को इन बदलते हुए ज़माने के लिए तैयार करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर हम लोग इस मामले में पीछे रह जाते हैं। हमारे क्लासरूम सर बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, और हम सब लोगों ने जो सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, जो कभी भी सरकारी विद्यालय में गए हैं, या बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल जिनके अंदर टेक्नोलॉजी के मामले में सिर्फ खानापूर्ति होती है, जहां बेंच और डेस्क का अभाव है, भवनों का अभाव है, यहाँ तक कि एक अच्छे टॉयलेट और पीने के पानी का भी अभाव है, वहाँ अगर हम टेक्नोलॉजी के लिए ख़ुद को तैयार करने की बात कह रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि हम पीछे रह पाएँ। अगर विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु की तरह व्यवहार भी करना होगा, और उसके लिए तैयार होने के लिए जिम्मेदारियां भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो एनईपी 2020 मात्र एक दस्तावेज बनकर रह जाएगा। एनईपी 2020 हर उस पुराने डॉक्यूमेंट की तरह किसी कागज़ के कोने में दबा रह जाएगा, या हम लोगों के सहयोग से हम लोग एक नया भारत गढ़ने में तैयार हो पाएंगे, हम लोग एक नया भारत को गढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है, और इस चुनौतियों के लिए हमारे जितने सहयोगी गणों ने, हमारे जो गेस्ट आए, उन्होंने भी इस पर बहुत ही व्यापक ढंग से प्रकाश डाला कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या कमी भी रह गई एनईपी 2020 में। इस पर भी बात की गई कि कुछ कमियां भी हैं, उनको भी दूर करना है, कुछ अच्छाइयां भी हैं, उन्हें अपने अंदर लाना है, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करना है। लेकिन ये संकल्प करना है कि ये मात्र एक दस्तावेज बनकर ना रह जाए, बल्कि ये भारत के इतिहास में एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो, एक ऐसी पॉलिसी हो जिस पर हम लोग पूरी तन्मयता से, पूरी ताकत से अमल करें, ताकि भारत को एक नई दिशा, एक नई दशा और एक नई उम्मीद दे सकें। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहूँगा। शुक्रिया।